हाय फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स का कंग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट होने के लिए। तो पढ़े थे, ये पिछले क्लास का हम पढ़े थे SAS कंग्रुएंस। कंग्रुएंस का मतलब क्या हो रहा था कि अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंस कब होगा, जब उसका सेम साइड और सारा एंगल कोरस्पोंडिंग, एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होगा, तो वो दोनों कंग्रुएंट होगा। और कंग्रुएंट कहने का मतलब कि अगर एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर उठा के रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले। तो ये पढ़ लिए थे, कंग्रुएंट होने का कंडीशन था। और फिर हम उसी को इजी बनाने के लिए कि हम सारा एंगल और सारा साइड को तो हम कोरस्पोंडिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसको इजी बनाने के लिए हम पढ़े थे कि SAS कंग्रुएंस मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल भी इक्वल होगा तो वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा। SAS कहने का मतलब, और यहाँ पे ये भी देखे थे कि SAS को हम हमेशा बीच में क्यों रखते हैं, इसको SSA या SSA क्यों नहीं लिखते हैं, तो इस या फिर ASS क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हम देखे थे कि अगर कोई दो ट्रायंगल है ABC और PQR है, तो इसमें अगर ये वाला साइड, इधर वाला साइड इसके बराबर, इधर वाला साइड इसके बराबर हो रहा है, तो एंगल जो लेना है हमेशा, जब दो साइड इक्वल हो रहा है तो एंगल दोनों साइड के बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल ये दोनों साइड से कंपेयर हो रहा है, तो ये दोनों साइड के बीच यहाँ पे ए वाला एंगल है और यहाँ पे ए वाला एंगल है, मतलब कि जो यहाँ पे एंगल है दोनों साइड को इंक्लूडेड करके एंगल होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे से SAS कंग्रुएंट रूल फॉलो करेगा और दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ ASA, एक तो SAS कंग्रुएंस रूल पढ़े थे, वो उसको हम एक एक्सियोम बोल रहे थे क्योंकि उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो एक स्टेटमेंट की तरह एज इट इज रहता है और उसको हम मान लेते हैं कि SAS अगर दो साइड, उसको प्रैक्टिकल से देखा गया है। और अगला हम पढ़ रहे हैं आज वाले क्लास में ASA कंग्रुएंस रूल। ASA कंग्रुएंस रूल जो है एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे। एक तो हमको पता चल गया SAS, तो अब एक से पता चल गया दो ट्रायंगल के बारे में कि अगर दो साइड एक एंगल इक्वल होगा, तो इसका यूज करके हम अगला जो कंग्रुएंस रूल रहेगा उसको प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसको एक थ्योरम के रूप में कंसीडर करेंगे। तो पहला थ्योरम ट्रायंगल का जो है ASA कंग्रुएंस रूल, मतलब 7.1 में है ASA कंग्रुएंस रूल। तो ये क्या होता है, देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि ASA कंग्रुएंस रूल कहने का मतलब कि दो ट्रायंगल का दो साइड और दो एंगल और एक साइड को लेकर के कंग्रुएंस करना है। तो यहाँ पे दिया है कि two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। कह रहा है कि दो ट्रायंगल congruent कब होगा, जब दो एंगल्स, यहाँ पे फिर से देखना, यहाँ पे इंक्लूडेड वर्ड आया है, तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। जैसे देखो टू एंगल, अगर हम A और B या फिर B और C ले रहे हैं, एंगल हम ले रहे हैं B और C, तो दो एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, और ये दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड कौन है, तो ये दोनों एंगल इंक्लूड हो रहा है इसमें, इस BC साइड में। देखो इसमें बस B, ये वाले AB साइड में बस एक ही एंगल इंक्लूड हो रहा, उसी तरह से AC साइड में बस एक C ही एंगल इंक्लूड हो रहा। तो हमको हमेशा इसमें ध्यान देना है और इसके पहले वाले में कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होगा, यहाँ पे एंगल से वहां पे साइड था, इफ टू एंगल्स हो गया B और C एंड द इंक्लूडेड साइड, तो मतलब ये दोनों एंगल को इंक्लूड कौन सा साइड कर रहा है, BC, आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। इसमें भी दो एंगल्स ये दोनों होना चाहिए और इसका इंक्लूडेड साइड ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला इसका ये साइड कंसीडर करेंगे और इसका BC, क्योंकि यहाँ पे भी QR को कंसीडर कर रहे एंगल को, तो ये दोनों का इंक्लूडेड साइड जो होगा QR होगा। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। अब इसको प्रूव करना है कि प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि बी आर गिवन टू ट्रायंगल ABC एंड DEF इन विच, इसमें कह रहा है दो एंगल चाहिए, तो दिया क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। जैसे ABC, दो ट्रायंगल कौन कौन से कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे ABC कर रहे हैं, ABC, और दूसरा है DEF इन बीच, जिसमें क्या है कि एंगल B किसके इक्वल है,
एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो ये दोनों का इंक्लूडेड साइड बी और सी का इस ट्रायंगल में एबीसी में इंक्लूडेड साइड बीसी हो जाएगा, और उसी तरह से डीईएफ में दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ईएफ हो जाएगा। तो दोनों का इंक्लूडेड साइड बीसी इक्वल टू ईएफ है। तो हमको प्रूव करना क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ आपस में कंग्रुएंट है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक हम एक्सियोम मान लिए हैं कि दो साइड और एक एंगल इक्वल, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंग्रुएंट होता है, इसी का हम यूज करेंगे। तो अब इसमें दो केस हो सकता है। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो एक साइड ए बी जो है इक्वल टू, देखो हमको पता है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए। हम प्रूव कैसे करेंगे, इसको तो प्रूव ही करना है। हमको पता है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल रहेगा तब दोनों कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट जैसे ही दोनों होगा तो मतलब कि ये वाला भी सही है। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक साइड तो इक्वल है, मतलब बीसी इक्वल टू ईएफ दिया है, एक साइड इक्वल आ गया। एक एंगल बी अगर हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल दिया है, एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई के, ये दोनों ट्रायंगल में बी है, ई के एंगल, तो दो साइड मालूम हो गया। अब बी को हम ई के और एक एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब इसी एंगल का ये एंगल बी किस में इंक्लूडेड है, तो साइड ए बी और बी सी में। तो अगर हम ए बी इक्वल टू डी एफ कर दें, सॉरी ए बी इक्वल टू डी, ये वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा, एस से हो जाएगा कि नहीं। तो हमको इसमें दो चीज तो पता ही है, एक साइड पता है कि एक साइड इसका इक्वल होना चाहिए, तो एक साइड इक्वल है, और दो एंगल इक्वल है, तो दो एंगल का तो जरूरत नहीं है, एक ही एंगल का हमको जरूरत पड़ रहा है। तो एक एंगल ले लेंगे और फिर उसके इंक्लूडेड दूसरा साइड लेंगे, मतलब सपोज करेंगे कि बी इसको भी ले सकते हैं, अगर सी वाले को लेंगे तो इसका इंक्लूडेड साइड बीसी और एसी हो जाएगा। तो इसका इंक्लूडेड सी को लेंगे तो बीसी और एसी हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ को लेंगे तो ईएफ और डीएफ हो जाएगा, या फिर अगर एंगल बी को ले रहे हैं तो ए बी और डी होगा। तो ये चीज तो पता है। अब इसका ए बी या तो इक्वल हो सकता है, तीन केस हो सकता है, या तो ए बी है इक्वल, दोनों दोनों इसका लेंथ इक्वल रहेगा, या फिर एक बड़ा हो जाएगा, या फिर एक छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब पहला केस कंसिडर कर लिए हैं कि ए बी इक्वल टू डी। तो ए बी इक्वल टू डी, एक साइड तो हमको पता चल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ पता, एक को कंसीडर कर लिए हैं कि ए बी इक्वल टू डी, तो एक साइड ये हो गया। अब दूसरा क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, गिवन है कि नहीं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो अब बी को कंसीडर कर रहे हैं, और पता क्या है कि बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि अगर एक एंगल और सॉरी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो बी सी जो है ई एफ के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ए बी इक्वल टू डी है और बी सी इक्वल टू ई एफ है, और एक एंगल, ये दोनों को, दोनों साइड को ए बी और बी सी को इंक्लूडेड करके एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और इसका भी इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड और इंक्लूडेड, दोनों का कोरस्पोंडिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो रहा है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, हेंस बाई कौन सा रूल, एस एस। देखो एक को एक जीरो मानने थे क्योंकि उसको प्रूव नहीं कर सकते थे, अब एक पता चल गया तो उसको हम कंसीडर करके बाकी सबको प्रूव कर सकते हैं, तो बाकी सबको थ्योरम मानते हैं और पहले वाले को एक जीरो। हेंस बाई एस एस कंग्रुएंस रूल, दो साइड और दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, हमेशा इसको ध्यान देना कि एस एस लिखना है, ऐसा नहीं कि एस एस लिख देना है, क्योंकि वैसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल हमेशा इंक्लूडेड होता है। तो हेंस बाई एन एस एस कंग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ के। जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, यही तो प्रूव करना था, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो ये प्रूव करना था। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर एक साइड और दो एंगल इक्वल हो तब दोनों कंग्रुएंट होता है, तो एक साइड और इस साइड का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है,
यही चीज हमको पता था और इसी बेसिस पे हम प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल एबीसी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ के। तो यहाँ से तो प्रूव हो गया। तो हम इसको ये जो एस सॉरी एएस से कंग्रुएंस रूल था इसी को प्रूव कर रहे थे। तो अब या तो एस से दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो रहा है या फिर एएस ए से भी, क्योंकि अगर दो एंगल और दोनों के बीच इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो रहा है। अब इसे हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे। दूसरा केस क्या है कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इफ ए बी, अब एक साइड दूसरे साइड से बड़ा है, बराबर था तो आसानी से हो गया था प्रूव। एक साइड दूसरे साइड से बड़ा है, ए बी ग्रेटर देन डी, कह रहा कि ए बी जो है ग्रेटर देन डी है, एक ट्रायंगल का साइड दूसरे साइड से बड़ा है। तो बी कैन टेक, अब हम क्या कर सकते हैं कि ए बी जो बड़ा है उस पे एक पॉइंट ले लेंगे और पी पॉइंट को इस तरह से लेंगे कि ये जो बीपी वैल्यू होगा या पीबी वैल्यू होगा बराबर किसके होगा, मतलब डी जितना है, ये वाला डी जितना हो रहा है उसी को इक्वल बीपी, पी एक पॉइंट लेंगे उसी के इक्वल बीपी या पीबी होगा। तो नाउ कंसीडर ट्रायंगल, अब इसमें यहाँ पे नाउ कंसीडर ट्रायंगल पीबीसी। अब जो इक्वल है हम उसको लेंगे कि इन ट्रायंगल, अब यहाँ से देखते हैं, इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखो पीबीसी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सी से मिला दिए हैं तो एक ट्रायंगल बन गया है। तो एक छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें क्या एक तो दिया ही हुआ है पीबी बराबर डी, एक कैसे हुआ, एक हम कंस्ट्रक्शन किए हैं या फिर जो भी है पीबी बराबर डी हो गया। अब दूसरा क्या होगा, बीसी दोनों का इक्वल होगा, मतलब दोनों का इंक्लूडेड साइड बीसी इक्वल टू ये दिया हुआ है गिवन। अब देखो तो ये दोनों साइड हो गया, दो साइड हो गया। अब हमको पता चलेगा एक एंगल, तो ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, एक ट्रायंगल में बीपी और बीसी का, तो देखो बीपी और बीसी का ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल है पी, तो एंगल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डी और ईएफ में, डी और ईएफ में ये दोनों में इंक्लूडेड एंगल ये वाला है एंगल ई, तो एंगल बी इक्वल टू ई, ये भी गिवन है। तो हमको फिर से पता चल गया कि दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो हेंस बाई एस ए एस कन्ग्रुएंस रूल, कंग्रुएंस रूल से क्या प्रूव हो जा रहा है, ट्रायंगल पी बी सी कोरेस्पोंडिंग है, सॉरी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो पीबीसी किसके कंग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल, जब ये दोनों कंग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल का सारा पार्ट कंग्रुएंट होगा, कोरेस्पोंडिंग जो पार्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल। इक्वल तो देखो यहाँ पे तो तीन चीज हमको पता ही था, पीबी जो है डी के बराबर, बीसी जो है ईएफ के बराबर पहले से ही दिया हुआ था, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, अब इतना तो पहले से पता था। अब यहाँ पे एक बच गया एंगल सी, तो एंगल सी को देखो तो यहाँ से हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों का सेम भी, मतलब इसका सी होना चाहिए एफ के इक्वल। तो एंगल यहाँ से लिख देते हैं एंगल ए सी, यहाँ से इस ट्रायंगल में पी सी बी, एंगल पी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी एफ ई के। और एक चीज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए सी बी, और यहाँ पे ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई के, ये गिवन क्वेश्चन में है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यहाँ से दोनों एंगल यहाँ देख रहे हैं कि ये सी बी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट था। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर है, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। इसका कहने का मतलब देखो दोनों का डी एफ सी, यहाँ पे डी एफ ए ई होगा, डी एफ ई।
देखो दोनों का आर एच एस इक्वल है, डी एफ ही है, डी एफ ही है, तो दोनों का आर एच एस इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का एल एच एस भी इक्वल होगा। हम्म यहाँ पे ये दोनों से इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, हेंस 1 एंड 2। एंगल पी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। अब पी सी बी देखो, तो पी सी बी एंगल है ये वाला एंगल, इसके पूरा के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इसके पूरा के इक्वल कब होगा? जब ये वाला पॉइंट यहाँ ना होकर के दो एंगल, ये तो होगा ही नहीं। इतना एंगल और इतना एंगल बराबर कब होगा? जब ये वाला पॉइंट पी और ये एक पॉइंट पे रहेगा। तो यहाँ से हम कंसीडर, यहाँ से लिख सकते हैं विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन P and A lie on same point। तो P और A सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो अगर पी सी बी डी एफ के P और A सेम पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखे थे? ट्रायंगल पी बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो P और A अगर सेम है, तो अगर हम लिखते हैं एंगल पी बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी जो कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो या तो P लिखे या फिर उसको A लिखे। तो ट्रायंगल ए बी सी इसको हम प्रूव कर चुके थे, और P A के इक्वल है, तो P के जगह पे A लिख देंगे। एंगल ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, और यही प्रूव करना था। तो हमको ये दूसरा कंडीशन में भी प्रूव हो जा रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल और उसके कोरस्पोंडिंग उससे इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होगा। उसी तरह से एक तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों, अब ये एक पढ़े थे कि ए बी जो था ग्रेटर देन डी के। दो ही केस हो सकता है, ये नीचे वाला तो बराबर ही है, तो ए बी ग्रेटर देन डी के। यहाँ पे ए बी लेस देन डी के कह रहा है ए बी जो है डी से कम है। तो बी कैन चूज ए पॉइंट एम ऑन डी, कह रहा है कि हम डी पे एक पॉइंट चूज करेंगे। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम एक एम पॉइंट चूज किए हैं, ये एम में जो होगा ए बी के बराबर होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं कि एम ई जो है ए बी के बराबर होगा। तो फिर से पहले जैसा ही बन गया जो केस 2 में था। तो यहाँ से हम फिर से इन ट्रायंगल, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम, छोटा वाला इसको पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इधर छोटा वाला ट्रायंगल को लेंगे एम ई ए। तो अब ये दोनों में हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि ए बी एम एम ए बी जो बराबर है एम ई के। देखो एम ई बराबर ए बी या ए बी बराबर एम ई, पहले ए बी को लिखते हैं ए बी बराबर एम ए। जब ए बी बराबर एम ई हो गया, दोनों में बी सी और ई एफ बराबर हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है। और देखो इसका बी सी और एम ई ये दोनों साइड हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो दोनों ट्रायंगल का अब इंक्लूडेड साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? तो ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी ये दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड ए हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के, या फिर एंगल सॉरी एम ई एफ के। ये वाला पूरा ट्रायंगल को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एम ई। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो बाई एस एस कंग्रुएंस रूल, जब एस एस कंग्रुएंस रूल से ये वाला और ये वाला ट्रायंगल में हम देख रहे थे कि दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। मतलब ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल एम ई एफ के। तो हमको ये तो प्रूव करना नहीं था, प्रूव करना था कि एबीसी कंग्रुएंट होना चाहिए डीईएफ के। फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर ट्रायंगल एबीसी एमईएफ के कंग्रुएंट है, दैट मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल, दैट मीन्स या दैट इज कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। यहाँ पे एक चीज
और लिख सकते हैं इसको, इतना बड़ा लिखने का जरूरत, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसी को हम बोलते हैं, इतना बड़ा लिख करके हम इसको लिख सकते हैं CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे ही दो ट्रायंगल इक्वल कंग्रुएंट हो गया, मतलब उसका सारा पार्ट, कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो रहा है, तो CPCT से ये दोनों ट्रायंगल का भी कंग्रुएंट पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे AB दो साइड तो पता था, दो साइड ये और ये वाला इक्वल हो रहा था, BC EF के इक्वल हो रहा था, ABC MEF के इक्वल हो रहा था। तो बच गया ये वाला साइड, मतलब ACB, एंगल ACB इक्वल होगा एंगल MFE के। और क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ये वाला ACB बराबर है DEF के, एंड एंगल ACB बराबर है एंगल DEF के। कहने का मतलब ये गिवन दिया हुआ, तो देखो इसका दोनों का ACB मतलब कि इसका LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो डेट इज यहाँ पे हो जाएगा एंगल MEF, एंगल M, यहाँ पे ACB जो इक्वल है MFE के, और यहाँ पे ACB ये हो जाएगा DF और E के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा MFE इक्वल हो जाएगा एंगल DFE के। तो देखो, तो ये कब तभी पॉसिबल है जब M और D दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेगा, तो भी चीज ओनली पॉसिबल, यहाँ पे लिखेंगे फिर से, भी चीज ओनली पॉसिबल व्हेन M एंड D आर सेम पॉइंट। जब दोनों सेम पॉइंट रहेगा, तो जब दोनों सेम पॉइंट है, तो जो ट्रायंगल यहाँ पे ABC कंग्रुएंट के MEF के, तो M और D सेम पॉइंट है, तो M की जगह पे D लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल MEF के, दैट इज यहाँ पे M और D पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, तो ABC ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल M की जगह पे D लिख देंगे, DEF के। तो यही प्रूव करना था। अब आ गया कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, एक ये कंग्रुएंस रूल ही बन गया कि अगर ASA कंग्रुएंस रूल, अगर दो एंगल और उसका इंक्लूडेड, दोनों एंगल का इंक्लूडेड करते हुए जो साइड आ रहा है एक ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल इंक्लूडेड साइड इक्वल होगा, तब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट होगा। तो ये अब हम जिसका यूज करेंगे इसका क्वेश्चन बनाने में, ए से कंग्रुएंस रूल का। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 दिया है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB जो है पैरेलल है CD के, AB लाइन सेगमेंट है, पैरेलल है CD के, दिख भी रहा है कि AB और CD दोनों पैरेलल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब O कह रहा है कि AD का मिड पॉइंट है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि O ओनली AD का मिड पॉइंट है, BC का नहीं। ऐसा लग रहा है कि दोनों कट कर रहा है, तो यहाँ पे O दोनों का मिड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब O जो है मिड पॉइंट AD का है, तो AD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर BC का भी मिड पॉइंट रहता तो BC को भी OB और OC इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, लेकिन AD का मिड पॉइंट है तो AO बराबर OD हो जाएगा। सो डेट ट्रायंगल AOB कौन सा ट्रायंगल हो गया, AOB, ये नीचे वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट है DOC के, DOC ये ऊपर वाला ट्रायंगल, मतलब नीचे और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है वो दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है। और तीसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। अब कह रहा है कि O जो है BC का मिड पॉइंट भी होना चाहिए, इसको भी प्रूव करना है। क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि वो AD का मिड पॉइंट है, और प्रूव करना है कि वो BC का भी मिड पॉइंट है। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हम पढ़े हैं ASA कंग्रुएंस रूल से, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। ASA कंग्रुएंस रूल, इसका सॉल्यूशन दिया क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी AD, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD, कहने का मतलब OA इक्वल टू OD हो जाएगा। जब O मिड पॉइंट है, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो OA इक्वल टू OD। फिर
ए बी क्या कर रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव, पहला में प्रूव करना है ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी के। तो जो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है वही दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और उस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन हो रहा है, क्या क्या इक्वल हो रहा है, उसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे इसको पहला क्वेश्चन नंबर प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, इसी दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है कि नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम ले करके देख रहे हैं। यहाँ पे ओ ए इक्वल टू या फिर ए ओ इक्वल टू डी ओ या ओ ए इक्वल टू ओ डी हम लिख सकते हैं। ये गिवन, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि ओ जो है मिड पॉइंट है, ओ जो कह रहा है कि मिड पॉइंट है। तो अब देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी सी और ए डी, ये सी बी ए डी, ये दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो जहां पे कट कर रहा है वहां पे दो तरफ से चार एंगल बन रहा है, एक ऊपर से नीचे से और एक इधर साइड एलएचएस और आरएचएस में। तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, एक दूसरे के जो अपोजिट होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ओ पे एंगल जो बनेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो नीचे वाला ट्रायंगल में लिखते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। देखो तो सी ओ डी मतलब यहाँ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हम हमेशा थ्योरम या क्वेश्चन जो भी बनाएंगे तो उसमें अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं कि इसके बराबर है तो उसका रीजन देना पड़ेगा, ब्रैकेट में साइड में करके रीजन देंगे क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अभी हम पढ़े हैं ए एस ए से, तो ए एस से देखो एक एंगल मालूम चल गया और एक साइड मालूम चल गया। अगर एक एंगल और इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएगा ए एस से। या फिर एक साइड इक्वल मालूम है, एक एंगल मालूम है, तो एक और साइड अगर इक्वल मालूम चल जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा एस एस से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइड तो इक्वल अब है नहीं, क्योंकि साइड के बारे में कुछ दिया नहीं है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है कि यहाँ एंगल देखो इक्वल होगा, ये ए बी कह रहा है, ए बी और सी डी दोनों कह रहा है पैरेलल है। तो हम पढ़े थे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल मतलब यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, या फिर इधर वाला एंगल इक्वल होगा इधर वाले एंगल के। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो ए बी और सी डी पैरेलल है और ये दोनों को एक अगर ये वाला लाइन ले ए डी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल लाइन को। तो जो यहाँ पे एंगल होगा इसको हम, ये वाला एंगल होगा इक्वल हो जाएगा इसके। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है जो अल्टरनेट एंगल होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल है, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं। और ये भी तो एक लाइन हुआ, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन को इस तरह से अगर कट करेगा तो ये देखो बाहर तो दिया नहीं है, बाहर से एंगल बन नहीं रहा, अंदर ही एंगल बन रहा है। तो अंदर वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा। तो किसी भी एक एंगल को ले लेंगे, एक एंगल तो पहले से ही मालूम है, हमको दो एंगल चाहिए ए एस से प्रूव करने के लिए। तो एक एंगल कोई सा भी ले लेते हैं, यहाँ पे देखो एक एंगल लेंगे तब काम चल जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे ए वाले एंगल को ले लेते हैं। तो एंगल ओ ए बी, यहाँ पे एंगल ओ ए बी इक्वल होगा नीचे वाला ट्रायंगल में ओ ए बी, ए एंगल जो बन रहा है इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहा है इससे दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो जब दो एंगल और एक साइड इक्वल है, देखो तो ओ ए, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। तो अब ओ ए और ओ डी लिए हैं, ओ ए ये कौन कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और दूसरे में ले रहे हैं तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंक्लूड करके जो साइड बन रहा है नीचे वाला ट्रायंगल में वो ओए हो रहा है, और ऊपर वाले ट्रायंगल में
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंक्लूड करके साइड जो बन रहा ओडी हो रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे इस एंगल का बात करते, देखो ओ बी ए ये भी तो बराबर हो रहा था, ओ बी ए बराबर कर देते ओ ओ सी डी के, तो ओ बी ए बराबर कर देते तो यहाँ पे देखो एक एंगल ये बनता और एक एंगल ये बनता, बनता कि नहीं। ये बी और सी को अगर यहाँ पे ए और डी को ले रहे हैं, अगर बी और सी को लेते हैं तो बी और सी को अगर एंगल लेते तो एक तो एंगल ए लिए हैं, एक एंगल ए बराबर हो जाता, तो ये दोनों को इंक्लूडेड साइड हो जाता ओ बी, और इसमें भी इसका ए वाला एक ए एंगल हो जाता और एक ए एंगल हो जाता, तो ये दोनों का इंक्लूडेड साइड हो जाता ओसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है कि ओ बी ओ जो है बीसी का भी मिड पॉइंट है, अगर बीसी का मिड पॉइंट नहीं है तो यहाँ से ओ बी इक्वल टू ओसी नहीं होता, तो ये तो कंग्रुएंट होता ही नहीं, इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों एंगल और उसका जो है दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड इक्वल होगा, तभी दोनों एस से बाई, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ए एस ए कंग्रुएंस रूल। दोनों ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ए ओ बी। देखो अब हमेशा कोरेस्पोंडिंग साइड कर लेंगे, ए ओ बी। अब एक ट्रायंगल का ए ओ बी लिख रहे हैं, मतलब बी वाला ओ वाला जो है बीच में है, तो दूसरे ट्रायंगल का भी ओ वाला बीच में आना चाहिए, और ये वाला देखो तो यहाँ से दोनों का साइड इक्वल होना चाहिए, मतलब ओ ए ढकेगा ओडी को, तो ए जो वर्टेसेज है ए वर्टेक्स ए ओडी के इक्वल होगा तभी ना, इस तरह से रखेंगे तो ओडी को इक्वल है तो ढक लेगा, मतलब कि ओवरलैप करेगा, तो हम हमेशा इसको सीओडी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा एक जो है डी है तो इसको डी ओ सी, मतलब ट्रायंगल डी ओ सी के यहाँ पे ए ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी के, और यही प्रूव करने कह रहा था कि ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी का। और लिखने में हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि इक्वल साइड और इक्वल वर्टेक्स को एक जैसे लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग में जैसे ओ बीच वाला था तो ओ को बीच में रखेंगे, अब ए को आगे रख रहे हैं तो ए के इक्वल दूसरे ट्रायंगल में वर्टेक्स डी है तो यहाँ पे डी को आगे रखेंगे, बाकी दो पता चल जाएगा तो एक तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो इस तरह से पहला प्रूव हो गया कि दोनों एक दूसरे का कंग्रुएंट है। और तीसरा दूसरा में प्रूव करना है, दूसरा क्वेश्चन इसका था कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, O कह रहा है BC का मिड पॉइंट है। दूसरा में प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इस तरह से ये B था, A इक्वल था इसके O, यहाँ पे D था, C था, B A। तो अब इसमें कह रहा है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अभी हम प्रूव क्या कर लिए हैं, सिंस यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो दोनों का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो इक्वल होगा, तो सो बाय CP/CT। अभी पहले ही बताएं कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, तो सो बाय CP/CT जो हो जाएगा, देखो OA OD के बराबर है, AB CD के बराबर होगा, उसी तरह से कोरस्पोंडिंग पार्ट OB और OC है, तो CP/CT से OB इक्वल टू OC। जैसे ही OB इक्वल टू OC हो गया मतलब O मिड पॉइंट है, तो OB इक्वल टू OC, इसीलिए O इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट रहेगा तभी ना दोनों को इक्वल भाग में बांट रहा है, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, या फिर यहाँ पे BC इक्वल टू लिख सकते हैं OB प्लस OC, या फिर BC इक्वल टू 2OB। तो देखो ये भी लिख सकते हैं, 2OB कहने का मतलब दुगना है, मतलब वो इसका मिड पॉइंट है, या फिर डायरेक्ट OB इक्वल टू AC, जब जब दोनों बराबर हो गया तो वो इसका BC लाइन का मिड पॉइंट है, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगले एक्सरसाइज, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 है उसको सोल्व करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही।